एक और हमारे बीच मौजूद हैं मुकेश मेश्राम जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल टूरिज्म एंड कल्चरल उत्तर प्रदेश से। सर आप प्लीज मंच पर आएं, जी मीडिया आपका स्वागत करता है। रमेश चंद्रा सर, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर, आप भी प्लीज मंच पर आएं। स्वागत करते हैं मुकेश मेश्राम जी, हम आपका आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। तो देखिए अब यहाँ से हम अगले पैनल के जरिए मुकेश मेश्राम जी से टूरिज्म एंड कल्चर को लेकर बातचीत करने वाले हैं। सर आप प्लीज मंच पर ही रहें। रमेश सर थैंक यू सो मच। और अब मेरे सहयोगी जेपी आप प्लीज मंच पर आएं, जो मेरे साथ इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह से मुकेश मेश्राम जी से तमाम पहलुओं को लेकर हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उनके अगले विजन को लेकर हम तमाम चीजें यहां मंच से इस पैनल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू जेपी। देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं, टूरिज्म की बात कर रहे हैं, उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं, हम व्यापार की बात कर रहे हैं, क्योंकि संगम नगरी में है, ये तीर्थ स्थल है। और आपने देखा कि अब महाकुंभ की खास तैयारी चल रही है। लेकिन जब से योगी सरकार आई है तो टूरिज्म वाले इलाकों पर बहुत खास ध्यान दिया गया है, यानी पर्यटन संस्कृति पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और उसका नतीजा आपने देखा ही है कि अयोध्या में श्रद्धालु की संख्या बढ़ी, संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु की संख्या बढ़ी। हम बात करते वाराणसी की, वहां श्रद्धालु की संख्या बढ़ी। यानी संख्या बढ़ रही है श्रद्धालु की तो व्यापार भी बढ़ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देखिए खास मेहमान है मुकेश मेश्राम जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी आप पर है सर। आपसे हमारा महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि हम प्रयागराज में है, संगम नगरी में है और 2025 अब नजदीक आ चुका है। पहला सवाल सर, महाकुंभ, एक सफल महाकुंभ बनाने के लिए क्या तैयारी आपके विभाग की सर? सभी लोगों को पता है कि 2025 महाकुंभ होने जा रहा है और इसके लिए सारे विभाग मिलकर मुस्तैदी से प्रयास कर रहे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, दूसरा किस तरीके से पर्यटकों को हम ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें, क्योंकि विगत जो कुंभ हुआ था 2019 का, उसमें 24 से 25 करोड़ यहाँ पर श्रद्धालु आए थे या पर्यटक आए थे। इस बार 40 करोड़ से अधिक लोगों की उपस्थिति, यानी ये समझ लीजिए कि जो ये यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल तरीके से, उसमें विश्व का इस संगम पर सबसे बड़ा मानव समुदाय का संगम भी होगा। और ये जो संगम है, किस तरीके से लोगों को अच्छा अनुभव प्राप्त हो, किस तरीके से लोगों को हम एक स्वच्छ, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और साथ ही साथ सुगमता पूर्वक उसको यहाँ पे कुंभ में अपना अनुभव प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित कर सकें, ये हमारा प्रयास है। और इसी कड़ी में अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, ये तीनों जो हम गोल्डन ट्रायंगल कह सकते हैं कि धार्मिक तौर पर या आध्यात्मिक तौर पर इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है आपस में। और जो लोग अयोध्या आएंगे वो यहाँ आएंगे, या यहाँ आएंगे तो अयोध्या जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, साथ ही साथ मिर्ज़ापुर भी जाएंगे और बहुत सारे अन्य आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों को भी हम लोग विकसित कर रहे हैं। और न केवल इसको रुचिकर बनाने के लिए देश भर के जो सांस्कृतिक हमारे आयाम हैं उन सब का प्रस्तुतिकरण होगा। संस्कृति ग्राम के रूप में बहुत सारे कलाकारों को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, बहुत सारे संस्कृति कर्मियों को लेकर के आएंगे, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं या टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं, वो सारे के सारे उपस्थित होंगे। और उसके पहले हमने अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सबसे बड़ी भूमिका होती है जो शहर का प्रत्येक व्यक्ति है, वह भी अपने इस पूरे महायज्ञ में ये माने कि उसे अतिथियों का स्वागत करना है। प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है वो उसके लिए अतिथि है, तो उनके प्रति किस तरीके से हमारा भाव हो, किस तरीके से हमारी भावनाएं हो, वह भी हमें प्रदर्शित करना होगा। और ये अतिथि देवो भव की जो संकल्पना है वो यदि मूर्त रूप लेती है तो स्वाभाविक तौर पे एक अच्छा अनुभव होगा। बिल्कुल मुकेश जी, ये आप चर्चा करें, लेकिन इस बीच हमारे बीच आपको बता दें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी भी पहुंच गए हैं। उनका भी इस खास कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे भी हम चर्चा करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। जिस तरह मुकेश जी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि प्लानिंग पूरी हो चुकी है, 2025 की रोड मैप तैयार हो गया है, लेकिन इस बार का कुंभ, हम महाकुंभ जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए खास क्या रहने वाला है कि अलग लीग से हटकर क्या खास होने वाला है इस बार? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोगों ने एक डिजिटल कुंभ की संकल्पना की है कि जो लोग भी आएंगे उन्हें यह
ज्ञात होना चाहिए या जानकारी होना चाहिए कि कुंभ की या महाकुंभ की संकल्पना क्या है, अवधारणा क्या है, किस तरीके से इसकी महत्ता है, किस तरीके से नदियों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है, उसका बोध भी होना चाहिए। और साथ ही साथ हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को कैसे आगे लेकर के बढ़ें, विशेष तौर पर युवाओं को इसके प्रति बहुत कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वह केवल 2-4 वर्षों में या 100-200 वर्षों में रची बसी हुई नहीं है। ये हजारों वर्षों की लोगों की जो तप है और साथ ही साथ लोगों के आचरण और व्यवहार का प्रतिफल है जो सांस्कृतिक तौर पर हमारे समक्ष उपस्थित है। तो इसे हम आगे लेकर के जब चलते हैं तो जो जितना ज़्यादा अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है वह उतना ज़्यादा परिपक्व भी होता है, उतना ज़्यादा विकसित भी होता है। सर, हम मथुरा की बात करें, अयोध्या की बात करें, काशी की भी हम बात करें, तो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। एक बार हर कोई जाना चाहता है, जो भी श्रद्धालु है वो देखना चाहते हैं अयोध्या को, काशी को। इस तरह की अब विश्व स्तरीय पहचान हो गई है। लेकिन संगम नगरी की हम अगर बात करें, अभी आपने महाकुंभ की तैयारियों का जिक्र किया, क्या खास होने वाले वो आपने बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ पर भी आए, इसको लेकर कोई विजन आपका अभी? बिल्कुल, इस समय जो उत्तर प्रदेश है डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल में है, या जिसे हम कहते हैं देशी पर्यटकों की आमद अगर देखें तो देश में सबसे उच्च शिखर पर है। हमारे यहाँ विगत वर्ष में 2023 में जनवरी से हम दिसंबर तक के आंकड़े जोड़ते हैं, 38 करोड़ लोगों का आगमन हुआ है, जो हमारी आबादी से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से लेकिन विदेशी पर्यटकों की आमद में हम अभी 5वें नंबर पर है। फिर भी 7.56% जो कंट्रीब्यूशन है हमारा विदेशी पर्यटकों में ये होता है। कैसे हम इसको बढ़ाएं, 5वें से बढ़ते बढ़ते हम कैसे और अगले स्थल पर जाएं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्योंकि बाहर के बहुत सारे विदेशी पर्यटक न केवल आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन के प्रति बल्कि वो रुचिवान होते हैं, इको टूरिज्म के प्रति वो रुचिवान होते हैं, निश टूरिज्म हम जिसे कहते हैं, मॉन्यूमेंट टूरिज्म है या एग्रो रूरल टूरिज्म है, या बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे अन्य स्थल हैं अनएक्सप्लोर्ड। जैसे यहाँ पे सोनभद्र की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पे सलखन फॉसिल पार्क है जो 140 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जबकि 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल पार्क को दिखा करके अमेरिका अच्छी तरीके से पर्यटकों को आकर्षित कर लेता है। हमारे पास में तो उससे बहुत पुराने स्थल हैं। इसी तरीके से आवाडी एक जगह है, बहुत सौ को पता नहीं है कि सोनभद्र में वह एक बहुत अच्छा रिवर बीच के तौर पर स्थापित है। रॉक पेंटिंग्स हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे पुराने ऐसे जीवाश्म मौजूद हैं, और ब्लैक बक का एक बहुत बड़ा एरिया है, सेंचुरी है। तो ये सारी स्थलों की ओर भी हम लोग विदेशी पर्यटकों को इसके साथ साथ यूपी पर्यटन युवाओं के विकास को लेकर भी किसी तरह से कोई विजन आपका या फिर कोई योजना आपने बनाई हो इसके साथ साथ? बिल्कुल, यह माना जाता है कि शुरू से ही हमें पर्यटन को अपने जेहन में डाल लेना चाहिए और बच्चों के दिमाग में खास तौर पे डालना चाहिए। क्योंकि पर्यटन जो होता है, आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ी कौन करता है? वो करता है मन। इसलिए हम हर उस स्थल को जहाँ पर हम घूम सकते हैं दिमाग के द्वारा, उसको हम कहते हैं मनोभावन, मन को बहाने वाला, मन लुभावन, मन को लुभाने वाला, मनोरम, मन को रमाने वाला। इन स्थलों के प्रति अगर हम बचपन से उनमें डाल दें कि उन स्थलों पर जाएं, देखें, न केवल सीख मिलती है बल्कि वह रिलैक्सेशन के लिए, ये एक बड़ी अचीवमेंट आप नहीं मानते कि आज सिर्फ प्रदेश के युवाओं को नहीं, देश के युवाओं को भी जो प्राचीन स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, उन सभी के बारे में पता चल पा रहा है? वही चल पा रहा है। इसलिए हमने क्या किया है, पूरे प्रदेश में युवा टूरिज्म क्लब बना दिए हैं और ऐसे 1500 से अधिक युवा टूरिज्म क्लब बने हैं जिनको हम 10,000 रुपया सालाना एक अनुदान भी देते हैं। उनके लिए हमने बड़ी अच्छी बुक्स, कॉमिक बुक्स उन्हीं की भाषा में, जो सरल भाषा में है, वो प्रकाशित की है। और ये सभी के सभी युवाओं क्लबों के मध्य भी हम लोग कंपटीशन कराते हैं और जो युवा क्लब प्रदेश का सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको 1 लाख रुपए का अवार्ड भी हम लोग जो है देना प्रारंभ किए। मुकेश जी, एक मेरा संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा आपसे। इको पर्यटन का, मैं उत्तराखंड में हम देखते हैं अमूमन, क्योंकि जैसे स्थितियां बदल रही हैं तो इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक जो महत्वपूर्ण है वेडिंग डेस्टिनेशन, ये उत्तर प्रदेश में संभावना है और इस पर क्या काम हो रहा है? बिल्कुल, अभी हमने आगरा में एक वेडिंग डेस्टिनेशन पर कॉन्क्लेव कराया था।
बहुत सारे जो संस्थाएं उसमें आई थी, वेडिंग प्लानर्स आए थे, इवेंट प्लानर्स आए थे, बहुत सारी जो मैगजीन्स होती है वेडिंग की वो सब आए थे, कई सारे जो परिधान डिज़ाइन करते हैं वेडिंग की वो सभी लोगों ने हिस्सेदारी की थी। और हमने देखा है कि अयोध्या जिसे हम है ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और जी। सीता जी के एक आदर्श युगल के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। क्यों नहीं हमारा वह एक अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हो सकता है, क्यों नहीं हमारा वाराणसी, क्योंकि प्रत्येक युगल को जो भी दंपति है उनको आखिरकार 7 जन्मों का जो साथी रहना है उसके लिए कोई ना कोई ऐसा एक साक्षी वो चाहते हैं, और सबसे बड़ा साक्षी होता है धार्मिक कोई स्थल। तो इसलिए हमने, लेकिन इसके अलावा भी हमने बहुत सारे दूसरे अन्य वेडिंग स्थल भी चुने हुए हैं, जैसे मस्तानी महल, बाजीराव मस्तानी का आप लोगों ने जिक्र सुना होगा फिल्म का, महोबा में वह स्थित है। उस महल को भी हम लोग जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। झांसी को कर रहे हैं। बहुत सारे हमने हेरिटेज जो हमारे पुराने पैलेसेस और फोर्ट्स हैं वो भी हमने लोगों को दिए हैं कि उनको डेवलप कर सकें, जैसे बरुआ सागर फोर्ट है, टहरौली फोर्ट है, चुनार फोर्ट है यहाँ पे पास में, इसके अलावा छतर मंजिल है, और भी बहुत सारे ऐसे 15 से अधिक हम होटल्स के रूप में डेवलप करने के लिए हेरिटेज प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुकेश जी, आपने बताया कि टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं और क्या आपका रोड मैप है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़े। आप प्लीज मंच पर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आप प्लीज मंच पर ही रहे। रमेश चंद्रा सर, आप प्लीज मंच पर आए। आपने मुकेश जी अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, अभी पर्यटन को लेकर, प्रयागराज को लेकर और साथ ही महाकुंभ को लेकर जो 2025 में होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मेला, किस तरह की तैयारी है उसको लेकर यही जानने की हमारी कोशिश